तो आज का हमारा चैप्टर है प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट। ठीक है, क्या है इस चैप्टर के बारे में? ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पर्पस। 100 मतलब ये आप समझो 100% चांसेस होते हैं इस चैप्टर के एग्जाम में आने के। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले आप कितना भी पढ़ लो, आप कितनी भी सारी डिसीजेस पढ़ लो, है ना, आप इतनी सारी जो सर्जरीज पढ़ रहे हो, क्योंकि असेसमेंट हमेशा कहाँ बनेगा? सर्जरी से पहले है जो हम असेसमेंट बनाने वाले हैं आज। तो आप इतनी सारी सर्जरीज पढ़ रहे हो, अगर आपको यही नहीं पता कि सर्जरी करने से पहले हमें क्या क्या नोट करना चाहिए, हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या करना है, और आफ्टर सर्जरी क्या करना है। असेसमेंट होता क्या है? नाम में ही लिखा है कि ऑपरेट ड्यूरिंग ऑपरेशन से पहले जो प्री ऑपरेटिव कंडीशन है उसमें हमें क्या काम करना है, और पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में हमें क्या काम करना है। हमारा गोल इन दोनों कंडीशन को लेके चलना है। अब ऐसा बहुत ही रेयर होगा कि डायरेक्ट आपसे पूछ ले राइट प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट। वो आपसे ऐसे पूछेंगे राइट प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट ऑफ बाईपास सर्जरी, है ना, और पेस मेकर, कार्डियक हार्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। कुछ भी पूछ ले, आगे का जो नाम लगा है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में हमें असेसमेंट एक ही बनता है। क्योंकि वो हर चीज ऑपरेटिवली है तो असेसमेंट एक ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है कोई दूसरा आ गया तो उसके लिए स्पेशल वन करने जाओगे। जैसे पीटी ऑर्थो, पीटी न्यूरो में भी जो असेसमेंट्स बनते हैं वो सबके कोई भी डिसीज दे दें होंगे सबके सेम ही, बस एक दो एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स क्या होते हैं कि अगर आपको पता है कि बाईपास के एक दो स्पेशल पॉइंट्स है बस उन्हें लिख दो, बाकी A to Z 99% सबका सेम होता है। स्पेशल पॉइंट भी लिख के नहीं आओगे तो 99% सिमिलर हर असेसमेंट का होता है। इसलिए मैंने आपको आज इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि असेसमेंट के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, एग्जाम के पर्पज से। और सबसे ज्यादा इसी में हम कंफ्यूज्ड भी होते हैं ना कि यार सर अब इसका असेसमेंट कैसे बनाएंगे, अब इसका पूछ लेते हैं एग्जाम में, इसका पूछ लेते हैं। तो ये ओवरऑल असेसमेंट समझ लोगे ना आज, फिर इसके आगे हम कुछ भी जोड़ देंगे, प्री एंड पोस्ट असेसमेंट ऑफ बाईपास, तो आप वो भी कुछ भी वो लिख दे, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस ये पकड़ना है और हमें करते जाना है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा? तीन यहाँ पर क्या नाम लिखा हुआ है? प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट, यानी जो हमारी ऑपरेटिव सर्जरी होने वाली है उससे पहले क्या क्या हमें असेस करना है। असेस करने का मतलब ही है कि असेसमेंट का बनाने का मतलब क्या है कि असेस करना, हमें सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। क्यों प्री में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है? सर प्री में हमें इंफॉर्मेशन इसलिए कलेक्ट करनी है कि ड्यूरिंग सर्जरी और आफ्टर सर्जरी की जो कॉम्प्लिकेशंस है हम उन्हें मिनिमल कर सके। कभी ये मत बोल के आना कि हम उन कॉम्प्लिकेशंस को खत्म कर सके, कॉम्प्लिकेशन कभी खत्म नहीं हो सकती। हमारा बस गोल है कि हम उनको मिनिमल कर सकें, है ना। लेकिन इफ इन केस कोई कॉम्प्लिकेशंस अगर पोस्ट में आ रही हैं तो उन्हें हम कैसे खत्म करेंगे? हमें हमें फिर पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब क्या है सर? कि जब आफ्टर ऑपरेटिव के बाद हम उसको असेस करेंगे कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ गई कि हम पे वो जो प्री में छूट गई हो, या फिर ड्यूरिंग सर्जरी कुछ ना कुछ ऐसा हो गया हो कि उससे कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई, तो पोस्ट में हमारा काम रहेगा उसको असेस करना, जिससे क्या हो सके कि पोस्ट ऑपरेटिव के बाद उसकी डेथ ना हो जाए। यानी ओवरऑल हमारा एक ही काम है, अगर इसमें पूरे असेसमेंट का बोलूं तो कॉम्प्लिकेशन को ही कम करना। ठीक है, अब हमेशा तीन वर्ड याद रखा करो, कोई भी चीज है ना ऑपरेटिव, ये सब तीन वर्ड पे काम करते हैं। एक होता है प्री, एक होता है पेरी, और एक होता है पोस्ट। क्या मतलब है? प्री ऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? सर्जरी से पहले। सर पेरी ऑपरेटिव ड्यूरिंग सर्जरी, जब सर्जरी चल रही है उस समय को बोलते हैं पेरी ऑपरेटिव। ठीक है, और थर्ड वन क्या होता है? पोस्ट ऑपरेटिव, यानी ये सर्जरी के बाद, यानी ये बिफोर है, ये ड्यूरिंग है, और ये आफ्टर है। ठीक है, ये तीन टर्मिनोलॉजी कभी भी अगर आपको लिखी हुई है, जैसे 2 मार्क्स में पूछ लें प्री, है ना, जनरली प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव सब जानते हैं, पेरी ऑपरेटिव में कंफ्यूज जाते हैं, 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं व्हाट इज पेरी ऑपरेटिव। तो ड्यूरिंग सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी। अब आपसे 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं व्हाट इज पेरी ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, ड्यूरिंग सर्जरी क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, है ना। तो इस तरीके से वो आपसे क्या क्वेश्चन करके क्या पूछेंगे? राइट दी कॉम्प्लिकेशन, राइट दी प्री, पेरी एंड पोस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ बाईपास। तो ड्यूरिंग पहले सर्जरी तो उसमें भी सब में यही है, जो हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे वही सब में लिखना है। अगर असेसमेंट आता है तो पूरा असेसमेंट बनाना है, वरना कॉम्प्लिकेशन पूछे तो कॉम्प्लिकेशन। इसमें 2 मिनट मैंने ऐसी लिख दी है कि एग्जाम में समझना पूछ क्या रहा है। अगर कॉम्प्लिकेशन पूछ रहे हैं तो पूरा असेसमेंट बना के मत आना, अगर असेस करना पूछ रहे हैं तो असेस बना के आना। ठीक है,
कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव के अंदर ही आपका पेरी आ जाता है, क्योंकि वो जस्ट उसके बाद वाला होता है। ड्यूरिंग सर्जरी इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती, बस हमारा प्री में गोल ये होता है कि जो ड्यूरिंग सर्जरी हम कॉम्प्लिकेशन आने ना दे। ठीक है, तो मेन जो असेसमेंट होता है वो हमेशा प्री और पोस्ट के लिए ही होता है, कि पहले और बाद में, क्योंकि वो इतना फेस बड़ा होता ही नहीं है पेरी ऑपरेटिव सर्जरी वाला, कि उसमें ऐसा कुछ हम रिव्यू और ऐसा कुछ नोट करें। वो कितने घंटे जो सर्जरी कितने घंटों की होगी, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, मैक्सिमम 5 घंटे। तो उसमें उसकी जो उसका टाइम पीरियड है, उसमें जो कॉम्प्लिकेशन आ रही उनको इतना नोटिसेबल नहीं करते हैं, नहीं देखते। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे प्री ऑपरेटिव, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑपरेटिव। नाम से ही समझ आ रहा है सर प्री ऑपरेटिव कि सर्जरी से पहले। तो इसमें हेडिंग वाइज पढ़ेंगे। पहली हेडिंग पढ़ेंगे हम केस नोट रिव्यू। नाम से ही समझ आ रहा है केस नोट रिव्यू क्या सर, कि ओवरऑल एक हम हेडिंग डालते हैं किसी भी, जैसे हम सर कोई भी असेस करने वाले सबसे पहले क्या डालते हैं कि हम ओवरऑल हमने क्या देखा। तो पहली हेडिंग होगी केस नोट रिव्यू। ठीक है, कि ओवरऑल हमने क्या क्या देखा। अब इसमें देखो कुछ भी ऐसा नहीं है आपको A to Z सब याद करने वाला होगा, लेकिन मैं हर किसी का मतलब आपको बताऊंगा। याद आपको करना होगा उसके अंदर क्या क्या आता है, लेकिन सबका मतलब, सबका क्या क्या उसके अंदर है, वो सब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते चलूंगा, लेकिन अंदर सबको आपको खुद याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले केस नोट रिव्यू में क्या करोगे, पेशेंट की मेडिकल रिकॉर्ड चेक करोगे। जो भी हम उसी से तो देखेंगे, हम ऑपरेटिव में कभी भी जाते हैं तो उसको ये क्या एक फाइल होती है सर्जरी से पहले, तो हम वो पूरी चेक करते हैं कि अच्छा उसमें क्या क्या है। तो बेसिक बात है कि रिव्यू करेंगे, क्या क्या देखेंगे। इसके स्टेज का केस नोट रिव्यू का फायदा क्या है, क्यों करना है सर हमें। सर हमें इसलिए करना है क्योंकि अगर अभी हमने पता कर लिए कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिसको ड्यूरिंग सर्जरी जो उसकी डेथ का रीजन बन सकता है ना, तो उससे क्या होगा, उसके बहुत ज्यादा चांसेस बच जाएंगे उसके बचने के। यानी मेनली हमारा क्या काम है, द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर। उन रिस्क फैक्टर को पता करो जो क्या करने वाले हैं, जो ड्यूरिंग सर्जरी जो पेरी ऑपरेटिव कंडीशन आपकी मोर्टिलिटी यानी मरना और मॉर्बिडिटी, या फिर कोई ऐसी कंडीशन कर देना जो बिल्कुल मरने के बराबर है, उनको पता करो। वो कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं सर। हम जनरल बहुत, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन जैसा करके, दो कॉन्ट्रा इंडिकेशन हम हमेशा पढ़ते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, और एक क्या होता है, एक होता है रिलेटिव। रिलेटिव मैं हमेशा कहता हूं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसी की सर्जरी के इस दो फॉर्म में लिख के आया करो। एब्सोल्यूट का जहां पर सर्जरी हम करेंगे ही नहीं किसी भी कंडीशन में, और रिलेटिव में करेंगे जरूर मगर प्रिकॉशंस लेके। ठीक है, तो जो हमारे एब्सोल्यूट वाले पॉइंट होते हैं वो ही जनरली इनमें देखे जाते हैं, कि इनमें सारी ऐसी चीजें देखेंगे कि जो क्या कहना है कि जो बहुत ज्यादा खतरनाक है उस टाइम पीरियड पे हम उनको नहीं करने वाले। जैसे एज अगर 60 से ऊपर है तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक तरीके से हमारे लिए रिस्क फैक्टर है। इसलिए मैंने आपसे कहा भी था कि एब्सोल्यूट में हमने पढ़ा था कि जिसकी लाइफ स्पैन कम बची हुई है, जनरली ऐसा देखते हैं कि जो 75 ईयर से ऊपर है उनकी सर्जरी अवॉइड ही करते हैं। इसलिए इसमें लिखा है कि एज जिनका 60 ईयर से ऊपर है, क्योंकि इसमें हम एब्सोल्यूट की बात थोड़ा ना करेंगे, यहाँ हम सर्जरी को मना नहीं करेंगे। अभी हम वो पॉइंट जनरली देखेंगे जहां पर रिलेटिव हो, कि जहां पर हमें वो पॉइंट बताने, अच्छा ये वो पॉइंट है कि इनमें रिस्क हो सकती है। हमें वो पॉइंट फाइंड करना है कि जिससे हम क्या कर सके, हमें कि सर्जरी के दौरान हमें ध्यान होना चाहिए, अरे इस पेशेंट की उम्र 60 से ज्यादा है तो हमें और ज्यादा प्रिकॉशन लेके चलने हैं, वरना इसको कुछ थोड़े में ही बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। या फिर कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हमें मालूम है ये जो बहुत ज्यादा है मगर ये कम हो सकती है, अब एज तो कम हो नहीं सकती कि कुछ दिन और इंतजार कर लो, अभी 60 है कल 59 हो जाएगी, नहीं होगा ना। लेकिन हाइपरटेंशन ऐसी चीज है जो कम हो सकती है। क्या बोलते हैं, मेडिसिन दे दे के, तो उनमें हम वेट करेंगे कि भैया पहले हाइपरटेंशन है पेशेंट को तो पहले मेडिसिन दे दो, जब हाइपरटेंशन नॉर्मल हो जाएगी तब उसकी सर्जरी कर लेंगे। तो वो सारे पॉइंट हमें देखने है, पकड़ने है, वरना अगर हम देखेंगे ही नहीं कि उसको हाइपरटेंशन और सर्जरी कर देंगे तो पेरी ऑपरेटिव ड्यूरिंग सर्जरी क्या कंडीशन होने वाली है, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा, आप। क्या आपने चेक ही नहीं करा, है ना। और इसी वजह से ये सारी डेथ होती हैं, जो मोस्टली डेथ होती है जनरली इसीलिए होती हैं। इसलिए हमेशा याद रखो कि सक्सेस रेट ऑफ किसी भी सर्जरी का सक्सेस रेट होता है ना, वो हमेशा डिपेंड करता है किस पर, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट पर। आपने जितना अच्छा प्री ऑपरेटिव असेसमेंट कर लिया, आप ये मानो कि उतनी ही ज्यादा आपकी सक्सेस रेट हो जाएगी किसी भी सर्जरी की। क्यों, क्योंकि आपने पता कर लिया, क्योंकि आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। बाकी ड्यूरिंग सर्जरी कुछ भी हो सकता है, मान सकते हैं, लेकिन आपने कोई ऐसा काम नहीं करा,
ठीक है। इस पर बहुत सारी, जैसे एक आपको मूवी बता रहा हूँ, एक ऐसे करके डॉक्टर अरोरा करके कोई मूवी है, देखना ऐसा, डॉक्टर अरोरा करके है शायद, कि अरोरा करके ऐसा कोई मूवी है, उसमें देखना, वो जिसमें के मैनन करके है। वो मूवी में इसलिए मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि के मैनन करके एक एक्टर है, उसमें उसमें क्या होता है, उस मूवी में यही होता है कि क्या होता है कि कभी भी किसी भी सर्जरी करने से पहले क्या होता है कि पूरे के जो पूरा जीआईटी सिस्टम है उसको क्या करते हैं, पूरा खाली करते हैं। तो क्या बोल देते हैं पेशेंट को कि 24 आवर तक कुछ खाना नहीं है। सर क्यों नहीं खाना होता है? क्योंकि एनिस्थीसिया का इफेक्ट होता है। अगर एनिस्थीसिया जब हम देते हैं ना और वो आपके फूड के साथ मिल गया, तो आपका जितना भी खाना है वो सब बैक होने लग जाता है, सब बाहर आने लग जाता है। और आपको एनिस्थीसिया इफेक्ट में अगर वो खाना बाहर आया तो आपके ट्रैकिया में, आपके ईसोफेगस में, आपके नोज में, सब जगह हो जाता है और आपको सांस नहीं देगा, ब्लॉक कर देगा सब। क्यों? क्योंकि आप तो एनेस्थेटिक इफेक्ट में हो ना, आप तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। और खाना जैसे रिबॉन्ड करेगा, जितना भी फूड पार्टिकल्स है वो रिबॉन्ड कर कर आपके पूरे के पूरे आपके ट्रैक या ईसोफेगस को चॉक कर देते हैं, और इसी में उसकी डेथ होती है। क्या होता है कि उसमें जो बच्चा, बहुत बेसिक बताता हूँ, उसमें क्या है, बिग बच्चा है, अब जिसने खा लिया है खाना, लेकिन क्या होता है, डॉक्टर बहुत एडवांस है, उसको पता चला, नर्स ने बताया, तो उसने क्या बोला कि नहीं नहीं, हमारे पास इतना टाइम तो ना, हम सर्जरी डे नहीं कर सकते, काम करो, इसका फूड सक्शन कर दो, यानी ये सक्शन पैड डाल के जितना भी स्टमक में खाना है सब बाहर निकाल दो। अब वो जो उनके नर्स वगैरह थे, स्टाफ था, उनकी लापरवाही थी, उन्होंने क्या करा, वो निकालना भूल गए। जब सर्जरी के वो जब एनेस्थीसिया दिया, एनेस्थीसिया के बाद सर्जरी करी, सर्जरी बिल्कुल सब एकदम पास हो गई। जैसे ही सर्जरी एंड हुई तो उसको क्या हो गया, एनेस्थेटिकल इफेक्ट आने लग गए, सारे फूड और सब कुछ उसकी नाक में आ गया, सब कुछ आ गए, और पूरा पूरा उसका एयरवे चौक हो गया और उसकी डेथ हो गई। फिर ये केस है, कोर्ट में जाएगा, फिर उसको नहीं। तो अब इसमें किसकी गलती थी? पूरे मेडिकल स्टाफ की, है ना। उस बच्चे की गलती थी ना, वो तो बच्चा है, वो खा सकता है बिस्किट, उसको नहीं पता था, उसने दुपक्के, उसको तो भले उसकी फैमिली ने बोला कि आपको नहीं खाना है, लेकिन उसने खा लिया। तो ऐसी कंडीशंस में इसलिए मैंने मेंशन करे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके या आपके फैमिली में, या कभी भी ऐसा कुछ हो तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ, सर्जरी से पहले क्यों खाने को मना करते हैं, कि हमें नहीं खाना है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको तरह एक्सप्लेन करा। तो एज, एज हमारी पॉइंट हो गया। ठीक है, आर्टरियल एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये चेक करो, अगर बीपी कम या ज्यादा है तो उस टाइम पे हम सर्जरी को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे जब तक कम नहीं होती। ठीक है, तो अभी इसमें सिर्फ चेक करने को लिखा है, कभी ये मत लिख के आना होता है असेसमेंट में कि हाई है कि लो है, नहीं। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास पेशेंट थोड़ा है, हमें थोड़ा ना पता हाई या लो है, हम तो बस हेडिंग्स मेंशन करके आएंगे, हाई या लो अंदर कभी लिख के नहीं आते असेसमेंट के अंदर। ठीक है, हमें नहीं पता कम है कि ज्यादा है, लेकिन हमने देख लिया अगर कम भी है ज्यादा भी है तो नहीं करेंगे। जैसे बीएमआई 20 से कम है और 35 से ज्यादा है, बीएमआई हम जानते ही है क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, है ना। बॉडी मास इंडेक्स, हम खुद का बीएमआई निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, वेट अपॉन हाइट। हमेशा याद रखो, जो वेट होता है वो हमेशा केजी में लिया जाएगा, और हाइट कभी फीट में नहीं ली जाएगी, मीटर स्क्वायर में ली जाएगी। तो जितनी भी हाइट आपकी है ना फीट में, उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करा करो, फिर उससे निकाला करो कि आपकी बीएमआई, बीएमआई क्या शो करती है, बीएमआई शो करती है कि आप मोटे हो के पतले हो, क्या हो। जो जनरल रेंज होती है ना, एक आइडियल रेंज होती है, वो 19 से लेकर 25 तक होती है। हम ऐसा मानते हैं कि 90 से कम है तो अंडर वेट है, यानी पेशेंट अंडर वेट है। 25 से ऊपर है तो पेशेंट क्या है, बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से हम उसको ओबेस बोलते हैं ना, कि भैया हेल्दी बहुत ज्यादा है, ओबेस है। और 35 से ऊपर हो गया फिर तो बहुत ज्यादा। तो ऐसे इसलिए इसमें एक रेंज लिखी है, इसमें ये 19 to 25 रेंज यहाँ क्यों नहीं लिखी है, 25 से ज्यादा क्यों दिया है? क्योंकि हम 25 यहाँ एक आइडियली मेडिकल सिचुएशन के हिसाब से हमने उसको थोड़ा सा ओबेस माना है, लेकिन इतना चलता है। तो ये रेंज आप मेडिकल के हिसाब से इसमें देखना। ठीक है, ये आइडियल रेंज होती है, जो जनरली हम अपने लिए और दूसरों पे फॉलो करेंगे। 25 से ज्यादा है तो हम उसको यही बोलेंगे पेशेंट को कि नहीं नहीं अपना वेट कम करो। लेकिन सर्जरी में हम हमेशा एक थोड़ी सी क्या लिमिट लेके चलते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी कोई अपना वेट कम नहीं कर लेगा अगर कोई बहुत ज्यादा मोटा है। ठीक है, लेकिन 35 से भी अगर ज्यादा पड़ रहा है तो नहीं, फिर हम सर्जरी को अवॉइड करेंगे। ठीक है, या फिर किसी को क्या हो, कंजेनाइटल हार्ट फेलियर, वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो, है ना। हार्ट फेलियर क्यों? कि हमें पता है हार्ट का एक ही काम है, ब्लड को पंप करना। और अगर हार्ट फेल कर रहा है, अपने ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से, और आप अगर हार्ट पे सर्जरी करने जाओगे, हार्ट पे लोड आएगा, हार्ट पे जैसे ही लोड आएगा उसको तो क्या होगा, हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाएगा और एक तरीके से फेल ही हो जाएगा। तो जब ये सब सीवियर कंडीशन है, अगर ऐसा है तो वहां भी हम अवॉइड करेंगे। पीवीडी हम जानते हैं, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीजेस, ये बहुत कॉमन पॉइंट है। पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीजेस मतलब सर
अगर किसी पेशेंट को क्या हो, डीवीटी वगैरह हो, है ना, डीवीटी वगैरह बन रहे हो, डीवीटी क्या, इसको हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, डीप वेन थ्रोम्बोस, क्लॉट बनने लग जाते हैं आपकी वेसल्स के अंदर, तो वहां पर हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है, वरना वो क्लॉट टूट कर क्या है आपके लंग्स वगैरह में जाके ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं। डायबिटीज तो देखो है, मगर डायबिटीज सीवियर ना हो तो ये सारे पॉइंट अब आपको समझ आ रहे होंगे कि सर एज को छोड़ के बाकी सब रिलेटिव है, कि कंडीशन खराब है तो नहीं करेंगे, वरना वेट करेंगे कि नॉर्मल हो जाए। ऐसे रेनल इनसफिशिएंसी यानी किडनी प्रॉपर फंक्शन ना कर रही हो, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम यानी कोरोनरी तो अब ये पूरा पढ़ के आ चुके हैं ना, इस्केमिक हार्ट डिसीज, है ना, कि ब्लड को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो उस समय पर क्या करेंगे, क्योंकि हमें मालूम हम सर्जरी करेंगे, ब्लड को हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा ऑक्सीजन मांगेगा, ऑक्सीजन वैसे ही नहीं मिल रही, तो इस वजह से उसकी और डेथ ना हो जाए, तो वहां पर हम पहले कोरोनरी जो सिंड्रोम है पहले उसे ठीक करेंगे, तब हम फिर हार्ट की और दूसरी सर्जरी पे जाएंगे। वैसे ही न्यूरोलॉजिकल कोई ब्रेन की डिसीज है, ब्रेन की डिसीज में जनरली मालूम क्या लिखते हैं, जैसे जो कोई भी लोग थोड़े से मेंटली अनस्टेबल है ना, ऐसे लोग जैसे कोई कोमा में है तो उनमें हम थोड़ी अवॉइड करते हैं ना, या फिर पहले किसी को प्रीवियस कार्डियक सर्जरी हुई है तो वो देखो कहाँ वहां पर क्या कॉम्प्लिकेशंस हुई है, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुई है, तो वो सारी चीजें हम चेक करेंगे। पास्ट हिस्ट्री, अब यहाँ से अब हिस्ट्री लेना स्टार्ट करते हैं। पास्ट हिस्ट्री ये तो हम देखो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, कैसे पास्ट हिस्ट्री में क्या करोगे, पहले उससे पूछोगे पहले कोई कार्डियोथोरेसिक सर्जरी तो नहीं हुई है ना, पहले जब आपका सर्जरी हुई तो आपका जो एयरवे मैनेजमेंट करा होगा, यानी सांस के लिए आपको ऑक्सीजन लगाई कि वेंटिलेटर लगाया गया था, क्या लगाया गया था, है ना, आपको जब कोई मेडिकेशन दी गई थी तो कोई उन मेडिकेशन से एलर्जी तो नहीं हुई थी, या फिर इसमें एक पॉइंट और लिख के आना कि जब आपको एनेस्थीसिया दिया गया था तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, एनेस्थीसिया से, एनेस्थीसिया से कोई एलर्जी हुई हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने आपको एक वो पढ़ाई थी एंजियोप्लास्टी, उसमें एंजियोप्लास्टी में डाई डालते थे, और हमने आपसे बोला था कि जिन लोगों को वो डाई से एलर्जी है तो उनमें फिर सर्जरी को अवॉइड करना पड़ जाता है एंजियोप्लास्टी वाली, तो उस तरीके से ये सब होती है, हमें पता करना होता है कि अगर आपने पहले कोई हो तो हमें बता दो, वरना फिर अगर वो बोलेगा कि नहीं है तो फिर सर, तो हम थोड़े से फिर हम उसकी टेस्ट कराएंगे, क्योंकि क्या पता उसकी सर्जरी नहीं हुई हो, है ना, जरूरी थोड़ा ना कि हर किसी की सर्जरी हुई हो, तो इसलिए फिर हम उसकी फिर हम उन टेस्ट के आगे अब ये नाम लिखेंगे। सी फॉर एनी रिसेंट एक्सपोजर ऑफ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गोल्डन मार्क लिख लेना। ये क्या है, उस पेशेंट को पता करो कि पेशेंट कोई एंटीकोगुलेंट ड्रग तो नहीं ले रहा, क्योंकि ये याद रखना 90% जो हार्ट पेशेंट होते हैं वो एंटीकोगुलेंट ड्रग ले ही रहे होते हैं। देखो हम आपको बात कर चुके, जो एंटीकोगुलेंट ड्रग होता है ना, वो आफ्टर सर्जरी तो हमें लेना ही लेना है कि क्लॉट ना बन जाए, वो तो हम 100% लेना है आफ्टर सर्जरी, ठीक है। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है वो 90% लोग तो आप ये समझो अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें एंटीकोगुलेंट ले रहे होते हैं। क्यों सर ले रहे होते हैं एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या, ब्लड थिनर होते हैं, ये ब्लड को पतला करते हैं। अब जिनको हार्ट में प्रॉब्लम होती है, जिनके हार्ट में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं जा रहा, तो उन सबको ये टेबलेट दी जाती है, मगर ड्यूरिंग सर्जरी इसको बंद करा जाता है। हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, ड्यूरिंग सर्जरी इसको बंद कर दिया जाता है, जब क्या कि सर्जरी के सपोज 2 से 3 दिन पहले पेशेंट बोल देगा कि आप एंटीकोगुलेंट लेना बंद कर दो। क्यों सर, क्यों बंद कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों, क्योंकि ये सब है ब्लड थिनर। अब जब हम ऑपरेटिव करेंगे, जब हम कट लगाएंगे, और हमने अगर कट लगाया और पेशेंट अगर ब्लड थिनर ले रहा होगा तो पूरा का पूरा जो ब्लड है वो बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं होगा, मतलब जमेगा नहीं। अब मैंने कट लगाया, ब्लड थिन है तो पूरा ब्लड ही बाहर निकल जाएगा, और पेशेंट की डेथ ब्लड लॉस से ही हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि दो सर्जरी के 2-3 दिन पहले से उसका ये एंटीकोगुलेंट करा दो बंद, फिर जब सर्जरी हो जाए उसके बाद फिर तो चालू हमें कराना ही है, वरना अगर हमने चालू नहीं कराए तो बॉडी में क्या हो जाएगा कि सर्जरी की वजह से बॉडी में क्लॉट बनने लग जाएंगे। इसलिए हमने पढ़ा भी था कि ऐसे पेशेंट जो एंटीकोगुलेट और एंटी प्लेटलेट थेरेपी के लिए इंटॉलरेट होते हैं तो उनकी सर्जरी नहीं करते। क्यों, क्योंकि आफ्टर सर्जरी हमें एंटीकोगुलेंट और एंटी प्लेटलेट बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में देने होते हैं, मैक्सिमम हर सर्जरी के बाद, है ना, मैक्सिमम सर्जरी हर सर्जरी का थोड़े बहुत तो देने ही पड़ते हैं, मगर वो सर्जरी जहां पर कोई फॉरेन पार्टिकल लगा रहा है, जैसे बाईपास ग्राफ्ट करते हैं, है ना, जैसे आपका क्या बोलते हैं बाईपास ग्राफ्ट हो गया या फिर पेस मेकर हो गया, ठीक है, ऐसी सारी डिसीजेस में तो आप ये समझ लो हमें बहुत ज्यादा लगा के रखें, बहुत ज्यादा एंटीकोगुलेंट्स और ये सब हमें ड्रग देने पड़ जाते हैं, ठीक है। या फिर वॉल, जो पूरा का पूरा वॉल को ही रिप्लेसमेंट करते थे तो ऐसी सर्जरी में।
ठीक। तो इसीलिए ये लाइन क्या कह रही है, ये लाइन कह रही है कि चेक करो कि वो कोई एंटीकोगुलेंट तो नहीं ले रहा है, और हार्ट पेशेंट तो 90% लेते ही हैं। अगर ले रहा है तो उनकी फिर बंद करानी पड़ेगी। क्यों लेते हैं सर? बहुत कॉमन ड्रग बता रहा हूं मैं आपको, पहले बता रहा हूं, रोज डे के नाम से ऐसे कॉमन ड्रग आते हैं। रोज डे के नाम, इसके अंदर दो ड्रग डले हुए थे, तो मैं आपको घर पर देखना, एक डला होता है रोजाबास्टिन, रोजाबास्टिन, और एक डला होता है एस्पिरिन। रोजावास्टिन क्या होता है? रोजावास्टिन होता है, ये क्या करता है, एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग होता है, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को नहीं खट, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी तो प्लेग बनाता है। और एस्पिरिन क्या होता है? ब्लड थिनर होता है, ये होता है एंटी कोगुलेंट। अगर क्यों? क्योंकि ये ब्लड को पतला रखते हैं। क्यों? क्योंकि हार्ट पर लोड ना आए। अगर थोड़ा भी कोई क्लॉट बन गया, कोलेस्ट्रॉल बन गया, और हार्ट पे ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं पहुंचा, आपका हार्ट वैसे ही क्या है, एक तरीके से क्या सप्रेस है, और आपको ये भी कुछ हो गया। तो इसलिए जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको ये मेडिसिन तो भैया डेली ये खानी पड़ती है, जिससे नॉर्मल हार्ट को प्रॉपर ब्लड पहुंचता रहे। क्योंकि हार्ट में सिर्फ हमारा एक ही रोल है, क्या करना है कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई करानी है। कैसे भी अगर ब्लड सप्लाई होती रहेगी तो वो बचता रहेगा। अब हम नेक्स्ट समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो दिख रहा है ना अभी रेड से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाइए, इसको याद रखना। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अरे पहले सर्जरी के पहले चल रही थी, बीच में क्यों बंद कर दी, फिर बहुत एक्सएम में खिलाई। तो मैंने आज आपको उसको बहुत डीप में समझा दिया, अच्छे से याद रखना। तो पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या करा था, केस नोट रिव्यू, है ना। ये सब अभी प्री ऑपरेटिव चल रहा है, पोस्ट ऑपरेटिव जब आएगा तब बताऊंगा। तो पहला केस नोट रिव्यू कर लिया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे कितना भी सब कुछ आप उसकी फाइल्स पढ़ लो, लेकिन डायरेक्ट पूछना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट ये नहीं पूछोगे अच्छा ये बताओ आपको कैंसर, ऐसे तो ना पूछोगे, वो तो रिपोर्ट में देखोगे। तो सर क्या पूछेंगे? उसके सिम्टम्स, क्योंकि सिम्टम्स तो ना रिपोर्ट में आएंगे। उससे पूछेंगे कि बताओ आपको क्या क्या तकलीफ है। अब सांस लेने में तकलीफ है, ये क्या रिपोर्ट में लिखा होगा? नहीं सर। तो फिर ये तो सर इसमें लिखा होगा, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चनिंग में क्या है, गिव्स द पेशेंट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड न्यू इंफॉर्मेशन और करेक्ट एनी इनएक्यूरेसी। तो डायरेक्ट क्वेश्चनिंग में हमारा गेम यही रहेगा, हमारा रोल यही रहेगा कि हम पेशेंट को अपॉर्चुनिटी दें, उसको हम पूछे कि आप अपने बारे में सही जानकारी दो। क्योंकि रिपोर्ट्स में तो बता देगा इसको ये प्रॉब्लम है, लेकिन सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, क्योंकि सिम्टम का भी लेवल तो चेक करना है। तो इसका हमारा जो एम है क्या है, confirm the presence, progression and severity of documented symptoms। जो डॉक्टर यानी जो सिम्टम्स डॉक्यूमेंटेड है, फाइल में है, वो अभी प्रेजेंट में कितने हैं, क्या कम हो गए हैं कि ज्यादा हो गए हैं, क्या है। तो साइंस फॉर पल्मोनरी कार्डियोपैथोलॉजी, यानी क्योंकि हम जो प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव जो असेसमेंट पढ़ रहे हैं, वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, पल्मोनरी कार्डियो सर्जरी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही यही है हमारे से। तो हम दोनों के लिए पढ़ना है, क्योंकि हमें अपने पूरे सब्जेक्ट में हमें दोनों को पढ़ना है, हार्ट को भी पढ़ना है और लंग्स को भी पढ़ना है। तो ये जो हमारा पोस्ट ऑपरेटिव बन रहा है, ये हमारे पूरे सिलेबस के लिए बन रहा है, सीटीवीएस के लिए ना, कार्डियो थोरेसिक वेस्कुलर सर्जरी के लिए, उस पूरे के लिए बन रहा है। तो यहाँ पर हम जो सिम्टम्स देखेंगे उससे वो, बाकी तो पूछना तो सब कुछ है पूरी बॉडी के बारे में, लेकिन मेजरली जो हमारा गोल रहेगा वो हार्ट के सिम्टम्स और लंग्स के सिम्टम पर रहने वाला है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे क्या क्या पूछोगे, अगर उसके हार्ट के कार्डियो रेस्पिरेटरी डिसीज सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं कार्डियो में, पेशेंट से पूछो डिसिप्निया तो नहीं है, यानी डिसिप्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, पेशेंट को डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है ब्रीथिंग में, अगर हो रही है तो कितनी, ठीक है ना, ये है ना। एंजाइना पूछोगे, एंजाइना का मतलब समझते हो क्या, चेस्ट पेन, ठीक है, चेस्ट पेन तो नहीं हो रहा है ना। चेस्ट पेन हम जानते हैं क्यों होता है, अगर एंजाइना पेक्टोरिस लिखा है तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है ना, कि क्या क्या होता है कि लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू दी हार्ट एंड इट कॉज चेस्ट पेन, दैट वी कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस। फिर ऑर्थोपनिया चेक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया क्या होता है कि जनरली ऑर्थोपनिया का मतलब होता है कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी ड्यूरिंग लाइंग, जब पेशेंट लेटा हुआ होता है ना, लेटा है वो सब है, तब उसको बड़ी ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आती है, और जब नॉर्मल खड़ा हो जाता है तो वो ठीक होता है। तो उसे पूछते हैं कि आप जब लेटते हो ऐसा कुछ होता है तो सांस लेने में तकलीफ आती है क्या, क्योंकि आप डॉक्टर ये तो ना पूछे ऑर्थोपनिया है क्या, तो उसे क्या पता क्या ऑर्थोपनिया है। तो ऑर्थोपनिया का मतलब वो लोग होते हैं जो लेटे हुए हैं और एकदम लेट के एकदम खड़े होते हैं तो चक्कर आने लग जाते हैं। तो ऐसी चीज है, वो होता है ऑर्थोपनी, ठीक है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी ड्यूरिंग लाइंग, लेटे हुए या लेट के, ठीक है। या इम्पेयर्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस का मतलब होता है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप जैसे थोड़ा सा चल लेते हो, क्या जैसे सीढ़ियां चढ़नी कुछ करनी है, तो क्या फिर हालत होती है, सांस लेने में तकलीफ आती है, क्या होता है ना।
कि या तो नॉर्मल लेटे लेटे ही प्रॉब्लम है, और सब बोलेगा सर लेटे लेटे नहीं है, अच्छा जब सीढ़ियां चढ़ते हो तब होती है क्या, तो इम्पेयर्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस तो नहीं है। तो ये सारी बातें हमें उससे एक्टिवली पूछनी है। फिर ये तो हमने अपने क्या कार्डियो पल्मोनरी के लिए पूछ लिया, मगर कार्डियो रेस्पिरेटरी के लिए पूछ लिया, मगर ओवरऑल पूरे बॉडी के बारे में भी पूछना होता है। क्यों? क्योंकि कहीं की भी प्रॉब्लम कहीं आ सकती है। हमने बात करी है कि हार्ट में, लंग्स में ब्लड ट्रेवल कर रहा है, और ब्लड तो पूरी बॉडी से होके आता है, इसलिए बॉडी ही तो, यही तो बॉडी की दिक्कत है कि एक चीज कब दूसरे में पहुंच जाती है पता भी नहीं चलता। और हमारी गलती यही रहती है कि हम सिर्फ जिसकी कर रहे हैं हम उसके बारे में पता करते हैं, और इस वजह से सब सारा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि कहीं की चीज कहीं पर आ गई। ठीक है, तो ब्रीफ सिम्टमेटिक, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा जानकारी पूरी बॉडी के लोगों की, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको हर ऑर्गन की होनी चाहिए। एक ब्रीफ सिम्टमेटिक इंक्वायरी लोगे सब ऑर्गन के बारे में। आपका जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पूरा, ईसोफेगस से लेके है ना पूरा, है ना, रेनल यानी पूरी किडनी के बारे में, हेपेटिक लीवर के बारे में, न्यूरोलॉजिकल लोगे पूरे ब्रेन के बारे में, मेटाबॉलिक लोगे है ना, मेटाबॉलिक कंडीशन कैसी है, एक्टिव है कि क्या है, कि पूरा ओबेस है, या हेमेटोलॉजिकल, मतलब डीबीटी तो नहीं है, एर्थरोस्क्लोरोसिस तो नहीं है ना, जितनी भी जो आपके ब्लड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी है। फिजिकल एग्जामिनेशन में तो सर नाम में ही समझ आ रहा है कि क्या करेंगे, पेशेंट को फिजिकल चीजें जो हमें नेकेड आई से दिख रही हैं, अब वो सब चेक करेंगे। वो सब क्या होती हैं सर? शुड फोकस ऑन, किस पे करोगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी दोनों चेक करेंगे। कार्डियोवास्कुलर भी, कार्डियोवास्कुलर में क्या होता है सर? हार्ट रेट वगैरह, बीपी। रेस्पिरेटरी में क्या होता है? उसकी ऑक्सीजन की रेस्पिरेटरी रेट। तो ये सारे चेक करो, जैसे हार्ट रेट को मेजर करो, हार्ट रेट कम ज्यादा तो नहीं है ना, आर्टेरियल बीपी, बीपी मतलब उसकी बीपी चेक करो। वेंटिलेटरी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है उसका ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन कितना है ना, प्रॉपर सांस ले, यानी रेस्पिरेटरी रेट को यहाँ पर चेक करना होता है। तो हमने हार्ट रेट को चेक करा, बीपी चेक कर रहा है, ऐसी रेस्पिरेटरी रेट को चेक करना होता है ना कि प्रॉपर सांस रहा। ये सब हमें देखना है। क्या देखना है? कैरेक्टराइज ऑफ हार्ट रिदम प्रॉपर है कि नहीं, यानी पेशेंट को डिसरिथमिया तो नहीं है, डिसरिथमिया तो नहीं है, प्रॉपर उसकी हार्ट बीट है वो प्रॉपर हो रही है कि नहीं, जो लब डब साउंड्स होते हैं प्रॉपर सुनाई दे तो रहे हैं, हर थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड तो नहीं सुनाई दे रहे क्या? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सिर्फ जो हम पाल्पेशन करते हैं वो सिर्फ एक जगह नहीं करते, हर आर्टरी पे पाल्पेशन करके देखते हैं। कैरोटिड आर्टरी कहाँ सप्लाई करती है? कैरोटिड तो ऊपर जाती है, नेक में होती है, ब्रेन को ऊपर जा रही है ब्रेन के लिए, तो वहां पर देखते हैं कि प्रॉपर वहां ब्लड पहुंच रहा है। ऐसे उससे ऊपर का पार्ट पता चल गया, ऐसे नीचे फेमोरल आर्टरी ग्रोइन रीजन में होती है, तो वहां भी पाल्पेट करके चेक करते हैं कि देखो भैया ऐसा तो नहीं है कि नीचे आपके लोअर लिम्ब में प्रॉपर ब्लड ना जा रहा हो, तो वहां भी ऐसे ही हम, और पेरिफेरल आर्टरी जो भी, जैसे हमारे रेडियल आर्टरी है, तो ऐसी सब आर्टरी में पाल्पेट करके देखते हैं कि प्रॉपर ब्लड फ्लो है कि नहीं। और फिर ऑस्कल्टेशन भी, ऑस्कल्टेशन का मतलब होता है सुनना। किससे सुनते हो? स्टेटोस्कोप से। सारी चीजें है ना, पेरिकोर्डियम मतलब हार्ट साउंड सुनाई देंगे, कैरोटिड आर्टरी जो नेक पे उसको भी सुनते हैं कि उसमें प्रॉपर ब्लड फ्लो है। सारे लंग्स के साउंड सुनते हैं, है ना। लंग्स के साउंड जनरली कहाँ से सुनते हैं? ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन बना होता है ना हार्ट के पीछे ट्रायंगल, वो क्या बोलते हैं, लंग्स में पीछे की तरफ जहां पर डॉक्टर लगाता है, वो कहां पर लगाता है? ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन, उसको ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन बोलते हैं। वहां से हम सारे हार्ट वो लंग्स के साउंड सुनते हैं कि लंग्स में इस साउंड क्यों सुनते हैं, वहां पर ये देखते हैं कि प्रॉपर लंग्स के अंदर एयर जा रही है कि नहीं जा रही, कि लंग्स में कहीं म्यूकस भरा है, लंग्स काम नहीं कर रहा है, तो प्रॉपर एयर जा रही है कि नहीं, तो प्रॉपर, तभी तो लंग पीछे लगाते। कभी फील करा है जब छोटे हो गए, जब डॉक्टर जाता है तो आपको क्या बोलता है, टर्नो, आपके बैक पे ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन पे स्टेथोस्कोप लगाएगा, फिर क्या बोलेगा कि आप सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो। तो वो क्या है, वो ईयर चेक कर रहा है। और जब आगे लगाएगा आपके हर्ट पर तब नहीं बोलेगा सांस लो सांस छोड़ो, तब आपकी हार्ट बीट देखेगा। ठीक है, ये सब बातें पता होनी चाहिए, बाकी हमें पता ही रहती है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशंस, ये हमने था ना, पहला पहला हमने केस लेट रिव्यू पढ़ा, केस है ना, केस पढ़ा, केस के बारे में, केस लेट रिव्यू। फिर हमने डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करी उससे भैया, केस नोट रिव्यू किया, डायरेक्ट क्वेश्चनिंग। फिर हमने फिजिकल एग्जामिनेशन। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या, सारी की सारी जो आपको याद आती है वो सब रिपोर्ट्स कराओ। पेशेंट्स आर असिस्ट प्री ऑपरेटिव, क्यों? क्योंकि सब कुछ कर लिया, अब सब कुछ पता कर लिया, अब रिपोर्ट्स कराने हैं, अब डायग्नोस्टिक देखना है। Are assessed preoperatively in order to establish the nature of the lesion and whether they are fit for operation, है कि नहीं। क्योंकि ये सब अपनी जगह है, मगर जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है उसका अलग अपनी जगह पर है। तो इसमें तो आपको ए टू जेड जितनी भी रिपोर्ट्स आपको नाम आते हैं वो सब लिख दो, कुछ भी गलत नहीं होगा, है ना। बाकी ईसीजी, इको, ब्लड, सब सब लिखना होता है, क्योंकि अगर आप सर्जरी से पहले डॉक्टर कुछ नहीं छोड़ता, सब करा लेता है। चेस्ट एक्सरे करा लो, है ना, क्या देखिएगा,
कि लंग्स प्रॉपर देखेंगे, है ना, ऐसा तो नहीं है, या फिर हार्ट की हाइपरट्रॉफी तो नहीं हो रही, तो वो सब चेक होगा। सीटी स्कैन कराया जाता है, सीटी स्कैन पर्टिकुलर हार्ट का तो कराते ही है, लेकिन अगर हार्ट के आसपास का एरिया है तो वो भी कराते हैं, लंग्स का कराते हैं, लंग्स के आसपास का एरिया भी कराते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी सर्जरी होगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आसपास का एरिया अफेक्ट नहीं होगा, होगा। और वहां पर कहीं अगर मान के चलो मेटास्टेसिस प्रेजेंट है, मेटास्टेसिस का मतलब वहां पर कोई कैंसर प्रेजेंट है और हमें पता ही नहीं, और हमने सीटी स्कैन कराकर कैंसर है, हमने जो कैंसर ट्यूमर सेल्स है वो देखे नहीं, तो मालूम क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग सर्जरी स्कार पल्स या किसी भी चीज से कट लग गया या कुछ भी हो गया तो वो पूरे में कैंसर फैल जाएगा और आपकी वजह से पेशेंट मर जाएगा। तो जिम्मेदार कौन हो आप? इसलिए अगर हार्ट में सर्जरी कर रहे हो तो हार्ट का तो कराना ही है सीटी, लेकिन आसपास के पूरे और उसके उस पर जैसे लंग्स है, पूरा मीडियस्टर्नम रीजन है, पूरा वो भी चेक करो, क्योंकि आप करोगे तो वहां तो अफेक्ट होना ही है। जैसे लंग्स में कर रहे हो तो उसके आसपास का सीटी स्कैन करोगे पूरा। तो टू लोकेट द लीजन एंड शो इफ देयर इज इन्वेजन इनटू सराउंडिंग, जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर उनमें कोई इन्वेजन तो नहीं है, यानी कोई मेटास्टेटिस प्रेजेंट हो, मेटास्टेटिस मतलब क्या, कोई कैंसर ट्यूमर सेल तो प्रेजेंट नहीं है, जो हमारे आसपास के डिस्टेंट ऑर्गन है, अगर वो सब है तो वो कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेट है सर्जरी के लिए, वरना करने सर्जरी गए थे और फैला पूरे में कैंसर दिया। ब्रोंकोस्कोपी, ईसोफेगोस्कोपी जानते ही है ना, पाइप डाल के हम पूरा अपना ब्रोंक्यूल्स यानी हमारा जब पूरे पाइप डाल के पूरा उसमें क्या हम कैमरा लगा होता है वो पूरे ब्रोंक्यूल्स में डाल के चेक करते हैं, है ना, ब्रोंक्यूल्स में तो ब्रोंकोस्कोपी बोलते हैं। और हमारे ईसोफेगस यानी फूड पाइप में डाल देते हैं, फूड पाइप पूरा चेक करते हैं तो ईसोफेगोस्कोपी कराते हैं। इसमें तो हम देखो सारे ही लिखेंगे, ठीक है, फिर डॉक्टर डिवाइड कर देता है टेस्ट कि उसको क्यों, क्योंकि हमें हमें तो डिसीज नहीं पता ना, हम तो असेसमेंट बना रहे हैं, तो हम तो सब लिख के आएंगे, फिर डॉक्टर अपने हिसाब से अपने अपने हिसाब से क्या है डिवाइड कर लेता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि नहीं, है ना, तो वो सब नहीं कराता। लेकिन हम तो अभी क्या पढ़ रहे हैं, असेसमेंट, तो हम तो सब पढ़ेंगे। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराना होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में क्या पता चलता है कि इसमें हम हार्ट की वर्किंग देखते हैं, जैसे क्या क्या ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, इसमें सब कुछ क्या पता चल जाता है कि हार्ट का प्रॉपर लंग वॉल्यूम, हार्ट प्रॉपर उसका लंग वॉल्यूम तो कम नहीं हो रहा है ना, लंग्स की कैपेसिटी पता चल जाती है, रेट ऑफ फ्लो पता चल जाता है ना, तो इससे हमें ये पता चल जाता है अच्छा लंग्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो पर नाम में ही है पल्मोनरी फंक्शन यानी लंग्स के फंक्शन। एवीजी एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा। एवीजी एनालिसिस क्या होता है ये सब यहाँ याद कर तो चलो, आर्ट्रियल ब्लड गैस, ये हम जब एक चैप्टर पढ़ेंगे ना रेस्पिरेटरी फेलियर उसके अंदर हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। आर्ट्रियल ब्लड गैस क्या होता है, कौन सा इस टेस्ट में क्या पता करते हैं, नाम में ही समझ आ रहा है कि आपके जो आर्ट्रियल ब्लड है, जो आर्टरी में ब्लड है उसके अंदर गैसेस चेक करते हैं। ब्लड में कौन सी गैस होती है सर? सर दो ही तो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन, बस इन दोनों ही ऑक्सीजन को चेक करते हैं, इन दोनों की लेवल चेक करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, ऑक्सीजन का लेवल देखते हैं कितना है ऑक्सीजन, प्लस पीएच देखते हैं। कैसे कि जनरली जो हमारा नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में कितना होता है, हम सब पढ़ के आ चुके होते हैं कि 75 से 100 mmHg होता है नॉर्मली। ये देखते हैं कि इससे कम तो नहीं हो गया, इससे अगर कम हो गया तो हमारे लंग्स टिश्यूज में सब जगह में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो वहां पर फिर हमें पेशेंट को ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। CO2 के देखते हैं कि ये तो नहीं बढ़ गया, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 35 से 45 mmHg, दोनों देखते हैं। ऑक्सीजन कम भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बॉडी में हर चीज नॉर्मल, ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड कम भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, वरना देखो क्योंकि सब कुछ बैलेंस है, ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कर दो कार्बन डाइऑक्साइड घटा दो, सब बॉडी में बैलेंस्ड होनी चाहिए, कोई कम ज्यादा रिलेशन नहीं बिगड़नी चाहिए, नॉर्मल रेंज पता होनी चाहिए कि इसी के बीच में आनी चाहिए। ऑक्सीजन तो हम सब कोविड की वजह से आजकल हर दुनिया जानती है ना, एक लगा के चेक करते कि ऐसा बोलते कि 95% तो ऑक्सीजन का ब्लड में सेचुरेशन लेवल होना ही चाहिए, इतनी ऑक्सीजन तो होनी चाहिए, प्लस पीएच। हम सब जानते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है वो हल्का सा कैसा होता है, बेसिक होता है, लेकिन वो होता है न्यूट्रल ये, लेकिन हल्का सा बिल्कुल माइल्ड बेसिक होता है, इसीलिए हम अपने ब्लड को क्या बोलते थे, बफर। बायोकेमिस्ट्री में पढ़ के आए होंगे, क्या रेंज होती है, 7.35 से लेके 7.45 तक, बिल्कुल माइल्ड बेसिक होता है, लेकिन हम इसको बफर बोलते हैं क्योंकि बफर का मतलब ही होता है कि वो अपने आप को नॉर्मल कर लेता है, न्यूट्रली कर लेता है, ठीक है। तो ये सब इस वैल्यू के अंदर ही आने चाहिए, ये जो सारी वैल्यू कहां से पता चलेंगी, एवीजी एनालिसिस से, ठीक है। तो एक बार देखो, PO2 आपका 75 से 100, PCO2 35 से 45, ऑक्सीजन का लेवल 95 से ज्यादा होना चाहिए, और पीएच आपका 7.35 से लेके 7.45 के बीच में होना चाहिए। और क्या कराएंगे, ब्लड स्टडीज कराते हैं, ब्लड स्टडीज में क्या, नॉर्मल सारे वही ब्लड काउंट करा दो, सीबीसी करा दो, है ना, सीबीसी कराते हैं,
कोगुलेशन स्टडीज कराते हैं। कोगुलेशन स्टडीज में मतलब आपके कि ब्लड में देखते हैं कहीं ऐसा नहीं क्लॉट वगैरह बन रहे हो, ठीक है, ब्लड ग्रुप चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि कल को ब्लड की जरूरत पड़ेगी, हर सर्जरी के बाद ब्लड की जरूरत पड़ती है, हम स्टोर करके भी रखते हैं। हमने पढ़ा भी है कि 2 यूनिट नॉर्मल ब्लड हमेशा रखो, और जब 4 यूनिट प्लाज्मा यानी प्लेटलेट्स वगैरह ये सब का स्टोरेज हमें हर सर्जरी से पहले ही करके रखा जाता है, चाहे जरूरत पड़े या ना पड़े। इतना अमाउंट तो हम हमेशा रखते हैं। अब सीरम यूरिन इलेक्ट्रोलाइट चेक करते हैं, बॉडी में प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं, और ये सब यूरिया क्रिएटिन ये सब क्यों? क्योंकि किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है कि नहीं। ये ब्लड में ज्यादा मिल रहा है इसका मतलब क्या? किडनी फंक्शन नहीं कर रही प्रॉपर। हेपेटिक एंजाइम यानी लीवर काम कर रहा है कि नहीं। ईसीजी लेते हैं, और आसपास की और सारी चीजें जैसे कैरोटिड आर्टरी की भी सोनोग्राफी कर ला लेते हैं। क्यों? क्योंकि पता कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कि स्ट्रोक वगैरह जैसा कुछ आ रहा हो। और भी लिख सकते हो एंटीबायोटिक स्क्रीनिंग टेस्ट, हम बता चुके हैं कि एंटीबायोटिक स्क्रीनिंग टेस्ट करा लेते हैं कि उसको कौन कौन सी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस है और इंटॉलरेंस है। कल को हम उसको देंगे ना एंटीबायोटिक, तो ये भी एक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये सारे टेस्ट भी, इसको भी टेस्ट को हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और बाकी और एक दो याद आ रहे तो वो भी लिख दो, गलत नहीं होंगे क्योंकि ओवरऑल असेसमेंट पढ़ रहे हैं। ये था हमारा कंप्लीटली प्री ऑपरेटिव के लिए। प्री ऑपरेटिव